कौन सवाल बताना? दूसरा सवाल। पहले तो 4 हो ही गए ना। तो वो बता देगा। नहीं देखा ए और बी के किन किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और अगला है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी और माइनस 2। 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये समीकरण को मान लेते हैं और ये समीकरण क्या है? 2 है। क्या है? समीकरण 2। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के हमें क्या है मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या समीकरण था? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल था। और क्या प्रतिच्छेदी के लिए a1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और अगर कोई हल नहीं है तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बटे a माइनस बी और b1 अपान b2 क्या हो जाएगा 3 बटे a प्लस बी है ना, 3 बटे a प्लस बी। और c1 अपान c2 क्या हो जाएगा 7 बटे क्या हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। 3a और इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या समीकरण? इसको हम 3 मानते हैं। चलिए हम इसी को 3 मानते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4 है ना, समीकरण 4। तो क्या लिखेंगे a1 अपान a2 समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए a1 अपान a2 क्या हो जाएगा 2 अपान a प्लस a माइनस b इक्वल टू b1 अपान b2 क्या हो जाएगा 3 अपान a प्लस b इक्वल टू c1 अपान c2 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 है ना। अब देखिए, अब हम दो एक इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं। हम ए और बी की क्या मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर, कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला हम ले लेते हैं कि 2 बटे ए माइनस बी इक्वल टू लिख देते हैं 7 बटे लिख देंगे 3a प्लस बी और माइनस 2। पहले हम इनको ले रहे हैं, ये दोनों ये तीनों इक्वल है ना, तो हम 2 को साथ में ले सकते हैं। इसके बराबर हम इसको दिखा सकते हैं, इसके बराबर इसके, इसको बराबर इसको और इसको बराबर सारे को बराबर एक दूसरे के दिखा सकते हैं। तो 2 अपान a माइनस बी 2 अपान a माइनस बी और इसको भी लिख सकते हैं 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं 2 फिर हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 है ना इक्वल टू 7 लेकर में क्या हो जाएगा a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6a प्लस 2b और माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7a माइनस 7b क्या हो जाएगा 7a माइनस 7b। ठीक, 3 दूनी 6 और 2b और माइनस के 2 दूनी 4 और 7a माइनस 7b। ठीक, तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले इसको दोनों पक्ष में चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7a
7a यहीं पर रोकते हैं, ठीक। और उधर हम 6a को इधर ले आते हैं। 7a माइनस 6a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2b और प्लस 7b, है ना, 2b प्लस 7b और माइनस 4, है ना। क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 7a को यहीं पर रोक लिया, 7a को यहीं पर रोका, ठीक। अब 7a को यहीं पर रोका और 6a इधर क्या था, प्लस का था ना, इसको हम इधर ले आए, एक तरफ हो गया माइनस हो गया। अब इक्वल टू में ये सारा 2b इधर ही था, इसको 2b रोक लिए, माइनस का 4 यहीं पर था, हमने -4 भी लिख दिया। और जो यहाँ पर क्या 7b इधर माइनस का था और हमने इस तरफ ले आया तो उसको क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। तो 7a में से 6 ले जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, a बचेगा, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 7 2 9b, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 4, a माइनस को इधर ले आए, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 4, और इसको मान लेते हैं समीकरण, अभी तक हमने माना 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 5, क्या मान लेते हैं, समीकरण 5, ठीक। अब क्या करते हैं, चलिए इतना हो जाएगा। अब चलिए हम इसको लेते हैं और ये इसको लेते हैं, इसको को 3 अपान प्लस बी इंटू 7 अपान 3a प्लस बी और माइनस 2, है ना, 3a प्लस बी 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2, कितना हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7b, ठीक। तो 9a माइनस 7a इक्वल टू 7b माइनस 3b और प्लस 6, है ना, 9a माइनस 7 इक्वल टू 7b माइनस 3b और प्लस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4b और प्लस 2a माइनस 4b और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में में 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a माइनस 2b इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण 6, क्या मान लेते हैं समीकरण 6, 9a और 3b 7 प्लस 7b, प्लस 7b, 9a minus 7 equal to 7b minus 3b plus 7, plus 6, 7 equal to 4b plus 6, 2a minus 4b equal to 7, 3 minus 2b equal to 3, ठीक। चलिए अब लिखते हैं समीकरण 5 हुआ 6, है ना, समीकरण 4 लिख सकते हैं, माइनस 9b माइनस का 4, तो 5 है, समीकरण 5 है, 5 और माइनस और ये हमारा क्या है समीकरण 6, ये समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटाने पर तो लिखते हैं a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 4 और a माइनस का 2b इक्वल टू
ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9b में से 2b चला जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 7b है ना, माइनस का 7b इक्वल टू 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वो भी क्या? माइनस का है ना, ये भी माइनस का और वो भी माइनस का, ये माइनस कर देगा। b का मान कितना आएगा? 1। क्या आएगा? b का मान 1 आएगा। तो और b का मान जब 1 आएगा तो किसी समीकरण में रख के निकाल लिखेंगे b का मान समीकरण। चलिए b का मान जहाँ जिसमें रख लीजिए, b का मान चलिए समीकरण 5 में रख लीजिए। b का मान समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखने पर b का मान रख दीजिए यहाँ पर a माइनस 9 गुणे 1 है ना, a माइनस 9 गुणे 1 इक्वल टू माइनस का 4। a माइनस का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 4 है ना। a इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। a का मान कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि a का मान कितना होगा? यदि a का मान 5 होगा, a का मान 5, तब b का मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक, यहाँ पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं, a अपान 2a माइनस b इक्वल टू 3 अपान a प्लस b इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस b माइनस 2। तो a का मान कितना है? a का मान 5 और b का मान कितना है? 1 है ना। 2 अपान a का मान कितना है? 5 और b का मान 1 इक्वल टू 3 अपान 5 प्लस 1 क्या है? 5 प्लस 1 और इक्वल टू 7 अपान 3 गुणे 5 प्लस 1 और माइनस का 2। तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा? 2 बटे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बटे 4 है ना। ये करना में 2 दूनी 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 है ना। 1 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बटे कितना हो जाएगा? 5 या 6 हो जाएगा। 1 करना में 3 दूनी 6 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 इक्वल टू 7 अपान 5 या 15 प्लस 1 और माइनस का 2 है ना। 5 या 15 15 1 16 7 बटे कितना हो जाएगा? 15 1 16 है ना। 15 1 16 15 1 16 16 में से दोगे कितना हो जाएगा? 14 14। तो 7 करना 7 7 दूनी 14 ये भी कितना आया? 1 बटा 2 यानी कि तीनों इक्वल है ना। इस तरीके से यानी कि ए और बी के जो मान है वो क्या है हमारे? सही है। इस तरीके से इसको पता लगा पाएंगे। लिखा है के किस मान के लिए निम्नरेखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक, समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई y इक्वल 1 इक्वल टू 3x प्लस y इक्वल टू 1। अगला क्या है? इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और अगला क्या है? 2k माइनस 1 एक्स प्लस प्लस के मान 3k प्लस y इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू क्या है? प्लस 1 k प्लस और प्लस 1। ठीक, k माइनस 1 y और k प्लस 1 इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें क्या कहता है कि रैखिक कोई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है ना। रैखिक रैखिक समीकरण युग्म के समीकरण युग्म के
एक समीकरण ए के कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन थी? A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 does not equal to C2. C2 ठीक। तो A1 अपान A2, A1 अपान A2 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 3 बटे 2 के माइनस 1 और B1 अपान B2, B1 का मान कितना है? 1 बटे कितना है? के माइनस 1 और C1 अपान C2, C का मान कितना है? 1 बटे 2k प्लस 1 3 बटे 2k माइनस 1 B1 अपॉन B2 है ना 1 बटे k माइनस 1 1 बटे k माइनस 1 और 1 बटे 2k प्लस 1 1 बटे 2k प्लस 1। तो चलिए इसमें रखते हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारा समीकरण क्या है? 3 क्या है? 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4 है ना। तो समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से ठीक। तो क्या हो जाएगा? A1 यानी कि 3 बटे के माइनस 1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 कितना है? 1 बटे के माइनस 1 1 बटे के माइनस 1 और 1 बटे 2k प्लस 1। तो ये डज नॉट इक्वल, चलिए हम इन्हीं दोनों को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा? 3 के माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2k माइनस 1 ठीक। ये कितना हो जाएगा? 3 के माइनस 2k इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? k। तो k का मान k बराबर कितना हो जाएगा? k का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ठीक। तो हमें k के किस मान के लिए? तो हमें k का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा ठीक। अगर हम इसको चेक करना चाहें ये k बराबर 2 ठीक है या सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। तो इसको हम यहीं पर रख के देख लेते हैं। तो 3 बटे 2k 2 गुणे 2 माइनस का 1 है ना इक्वल टू 1 बटे के का मान कितना है? 2 माइनस 1 है ना 2 माइनस 1 और डज नॉट इक्वल टू है ना c का मान कितना है? C1 1 बटे k 1 बटे 2k 2 गुणे 2 प्लस 1 है ना प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 बटे 2 दूनी 4 4 में से कितना हो जाएगा? 3 है ना। तो यहाँ पर ये कितना कटे बचेगा? 1 बचेगा है ना इक्वल टू 1 बटे यहाँ पर 2 में से 1 बचे, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटे यहाँ पर 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? डज नॉट इक्वल हो जाएगा ठीक है ना। यानी कि ये कंडीशन क्या है? दोनों बराबर होगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। किसके लिए? k बराबर 2 के लिए है ना। अगला है इसमें सवाल नंबर 4 है ना। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से क्या करिए? हल करिए ठीक। किसी न किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। एकाएक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है यदि शेष इस पर निर्भर करता है, यदि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया है ना। छात्रा ने एक भाग उसका क्या है? नियत है और दूसरा क्या कहता है कि किसी छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ना 20 दिन भोजन करता है तथा रुपये 1000 छात्रावास के लिए क्या करता है? व्यय के लिए अदा करता है ठीक है ना। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं ठीक है ना। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए है ना। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए और नियत व्यय आपको बताना है ठीक। तो इसमें क्या कहता है कि एक
नियत व्यय यानी कि 1 रुपया फिक्स होगा, उतना रुपया तुमका देना है, और प्लस क्या करना है कि पर दिन का रुपया देना है, कि मतलब एक दिन में तुम कितना भोजन करी हो वो के हिसाब से रुपया देना है, और एक नियत तो वो दिन का देना है, ठीक है ना। यानी कि वो नियत और पर दिन का मिलाई के दोनों तुमका रुपया देना है। टोटल कितना रुपया पहले देना है, 1,000 रुपये देना है, यानी कि नियत और 20 दिन तक भोजन करी हो वो के रुपया, और प्लस जो नियत हुए वो का रुपया दिया हो, यानी कि एक नियत रुपया देना है तुमका है, मतलब जैसे 20 दिन का इतना 18 रुपया तुमको 50 रुपया देना है, तो 50 रुपये देवे करी हो, प्लस पर डे जो जितना रुपया तुमका पड़ी वो 70 रुपया 20 दिन तक 20 से गुणा कर दिया हो। जब पर एक दिन में 5 रुपये पड़ा तो 20 दिन का कितना हो जाए, 20 पंचे 100 रुपये, 100 रुपया दिया हो, प्लस 50 रुपया नियत हो जाए। तो ऐसे यू प्लस फिर उसके बाद में कहा हुआ कि नियत उसके बाद में कहा दिया कि 26 दिन भोजन करता है ना, 26 दिन भोजन करता है, तो मतलब वो नियत भी देना पड़ेगा। नियत वाला 26 दिन का जितना नियत हो उतना रुपया देना है, प्लस एक दिन का जितना रुपया हो उतना 26 से गुणा कर दो, 26 दिन का रुपया होगा। फिर टोटल रुपया कितना देना है उनका, 1180 देना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें नियत और पर दिन का कितना है मान लेते हैं कि नियत 80 रुपया देना है और पर दिन का है इतना रुपया देना है, ठीक। तो हम कहते हैं माना नियत व्यय, नियत व्यय कितनी है, 1 रुपये मान लेते हैं, कितने रुपये, 1 रुपये, ठीक। और प्रतिदिन की भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपये मान लेते हैं हम, कितना रुपये, ₹Y। अब देखिए कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। चलिए हमने नियत रुपये हमको एक भाग नियत है, यानी कि उनको 100 रुपया देना है, 100 रुपया देना है ना। प्लस क्या कहता है कि शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया है ना। यानी कि 100 रुपया तुमका नियत देना है। अब अगले बात है कि वो पर डे पर कितना रुपया का पर डे पर भोजन पर कितना, मतलब पर डे कितना रुपया का देना है, ठीक है ना, पर डे रुपया पर डे है ना, वो भोजन पर निर्भर करता है। जब एक विद्यार्थी ने एक को 20 दिन भोजन लिया, कितने दिन भोजन लिया, 20। एक दिन जब उनको ₹Y देना पड़ेगा तो 20 दिन के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि अगर एक दिन उनका 5 रुपया देना पड़ेगा तो 20 दिन में कितना, 100 रुपया। एक दिन में अगर 4 रुपया दिया हो तो 20 दिन में कितना दिया हो, 80 है ना। एक दिन में अगर 2 रुपया दिया हो तो 20 दिन में कितना दिया हो, 40 है ना। वैसे अगर एक दिन में तुम ₹Y दे रहे हो तो 20 दिन में कितना दिया हो, 20Y। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20Y। और इन दोनों रुपया मिला के टोटल कितना रुपया दे रहे हैं, 1,000 रुपये। कितना दे रहे हैं, यदि इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, नियत व्यय मिला दिया जाए और पर डे का व्यय पूरा रुपया आए, ये नियत व्यय रुपया है और ये पर डे का कितना रुपया है ना। तो टोटल अगर मिला दिया जाए तो कितना रुपया टोटल दे रहे हैं, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। और इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण हमारा क्या है, 1 है। अब फिर कहता है उनका कि नियत तो देने हैं, चलिए नियत तो देने हैं उनका है ना। प्लस कहता है 26 दिन भोजन करते हैं, एक दिन में ₹Y देते हैं तो 26 दिन में 26Y देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 26Y इक्वल टू टोटल कितना रुपया हो रहा है, 1180 रुपये। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब देखिए, अब कहता है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको क्या करना है, हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। अब हम अगर जो भी विधि हमको सरल लगे, चाहे विलोपन विधि सरल लगे, चाहे वज्रगुणनखंड विधि सरल लगे, और चाहे वहाँ प्रतिस्थापन विधि सरल लगे, जो विधि सरल लगे उससे हम इसको क्या हल करना है, ठीक। तो क्या कहते हैं, चलिए हम इसको विलोपन विधि से क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो लिखेंगे क्या, x प्लस 26y इक्वल टू 1180 और x प्लस 20y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,000 है ना। ये माइनस ये भी माइनस,
अगला है 4 का दूसरा नंबर। लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि इसके अंश में एक क्या किया जाए, घटाया जाए। ठीक है ना। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या जोड़ दिया है, दिया जाए 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हम वह भिन्न मान लेते हैं। माना भिन्न क्या है, a/b। चलिए हम भिन्न मान लेते हैं, वह भिन्न 1/b है। अब पहली चीज प्रश्नानुसार गाड़ी बजावा। लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या किया जाता है, एक घटाया जाता है। यानी कि उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में एक घटाया जाता है। यानी कि a माइनस 1/b इक्वल टू क्या हो जाती है, वो 1/3 हो जाती है। अंश में क्या किया जाता है, एक घटा दिया जाता है, तब वो अंश क्या हो जाती है, एक वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यदि क्या किया जाता है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या है, एक 8 जोड़ते हैं। a अपान b प्लस a इक्वल टू वो क्या हो जाती है, 1/4 क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। यानी कि जब उसके हर में क्या है 8 जोड़ दिया जाता है तब वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। जब अंश में एक घटा दिया जाता है तब वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या हो जाएगी, a माइनस का 1 b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस का 3 इक्वल टू b। कितना हो जाएगा, 3a माइनस का b इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, चलिए ये 3a माइनस 3 इक्वल टू b, 3a इक्वल टू 3। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और हम लिखेंगे समीकरण 2 में a बटे a प्लस कितना हो जाएगा, 4a और a प्लस क्या हो जाएगा, 4a। एक मिनट, यहाँ पर एक b है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4b 4a, यहाँ पर b प्लस 8 और 4a माइनस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4 है ना, समीकरण 4। चलिए समीकरण बताइए क्या क्या निकला था, दोनों में मत काम तीसरा, पाओ। हाँ दोनों बताओ। तीसरा 3a माइनस b इक्वल टू 3 और चौथा 4a माइनस b इक्वल टू 8। चौथा 4a माइनस b इक्वल टू 8। 4